हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एनई कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग अपना नया चैप्टर और केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये छोटा चैप्टर है और हम लोग पिछला 4 चैप्टर जो पढ़ चुके हैं, समझ लिए इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हम लोग उन चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और बहुत ही कम लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों का पहला लेक्चर है। आज हम लोगों का पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोगों को पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। यानी कि उसका हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। यानी उसको हम लोग स्टडी पर्पस के लिए या उसको समझने के लिए हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि क्या हो, कम मेहनत में हम लोगों को समझ में आ जाए सभी तत्वों के बारे में। जिस तरह से एक दुकानदार, चाहे कोई भी दुकानदार हो, वो क्या करता है, अपने सामानों का एक अरेंजमेंट करता है। सेम उसी तरह से जितने भी तत्व है उसका हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दुकानदार को पता है कि किस जगह पे कहाँ पे क्या रखा हुआ है और किस तरह का है, सेम उसी तरह से पीरियोडिक टेबल को ऐसा बनाया गया है जिससे क्या होगा कि अगर आपको एक का गुण पता है तो उस ग्रुप में या उस पीरियड में रहने वाले और तत्व के बारे में भी आपको पता हो जाएगा। तो ये छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और आप लोगों के बुक में पीरियोडिक टेबल का ये दिया हुआ है, पेज नंबर 96 में बुक में दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल। उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है टोटल? 118 एलिमेंट्स है और उन्हीं को हम लोगों को सजाना है। तो पहले जब पीरियोडिक टेबल को सजाने का शुरुआत हुआ तो उस समय इतने सारे तत्वों के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं थी। समय के साथ साथ जानकारी बढ़ते गई, तत्वों की संख्या बढ़ते गया और फिर अलग अलग लोग आए अलग अलग समय पे और उसको क्या किए, अरेंज किए। अभी हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। पहले इस चैप्टर का हम लोग समझ लीजिए क्विक रिवीजन कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको हम लोग समझ लीजिए डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है। टॉपिक्स को भी अभी ही बता करके चलते हैं, फिर इन सारे टॉपिक्स को फिर डिटेल्स में जा करके पढ़ाएंगे। यानी एक ही चीज़ को समझ लीजिए 2 बार हो जाएगा। तो आज जो पढ़ाएंगे समझ लीजिए कि पूरा इस चैप्टर में कितना पढ़ना है समझ लीजिए। आज ही एक छोटा सा लेक्चर में ही क्या हो जाएगा, आज का चैप्टर समझ लिए एक तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे वो टॉपिक को फिर हम लोग डिटेल्स में फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ नाम पढ़ेंगे, उसके बारे में हल्का जानेंगे, फिर नाम पढ़ेंगे, उसके बारे में हल्का जानेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंप्लीट करेंगे। आज समझ लीजिए खाली क्या है, सिलेबस प्लस मतलब क्विक रिवीजन समझ लिए एक तरह से। फिर उसके बाद डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का, और यह आखिरी चैप्टर है। देखिए इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर का ही नाम है। तो इसमें क्या कहा गया है सुनिए, प्रकृति में पाए जाने वाली सभी पदार्थ क्या है, तत्वों के बने होते हैं। ये बात आप लोगों को पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज है या जितने भी वस्तु ऑब्जेक्ट है, सभी पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं, तत्वों से ही मिलकर के बने हैं। किनसे मिलकर के बने हैं, तत्वों से मिलकर के बने हैं। तो क्या बोला है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ किससे बने गए हैं, तत्वों से मिलकर बने हैं या तत्वों से ही बने हैं। ठीक, अब तक कितने, 118 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। यानी कि 118 तक ही याद रखिए अभी आप लोग, 118। ठीक है, क्या लिखिएगा, 118 तत्व। कितना, 118 तत्व ज्ञात है। ठीक है, अभी तक कितना तत्व ज्ञात है, 118 तत्व ज्ञात है। ठीक, इनके गुणों को समझने और अध्ययन करने को आसान बनाने के लिए तत्वों को एक नियमित क्रम यानी कि आवर्त वर्गीकरण में रखा गया है। यही बात है।
कि आपको स्टडी करने में आसान हो, उसके बारे में पता आसानी से चल जाए, तो इससे क्या हो जाता है कि उसको पढ़ना, उसको समझना आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप लोगों का क्लास है, क्लास को भी क्लास वाइज अरेंज किया जाता है कि 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, साइंस क्लास, आर्ट्स क्लास, सबका अलग अलग अरेंजमेंट है। क्यों? अगर कोई टीचर जाए तो उसको आसानी हो जाए पढ़ाने में। अगर एक ही क्लास में 8 क्लास भी रहे, 9 क्लास, 10, 11, 12 सब रहे, साइंस आर्ट्स सबका बच्चा रहे, तो टीचर को पढ़ाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सब बच्चे एक जैसे होंगे तो उनको पढ़ाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो स्कूल में अलग अलग क्लास रूम है, अलग अलग क्लास है, अलग अलग बैच बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि टीचर को पढ़ाना आसानी हो जाए। सेम इसी तरह से 118 तत्व है। अब 118 तत्व के बारे में अगर हम लोग अलग अलग से पढ़े तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम भी लगेगा। उसके बाद क्या है कि सबके बारे में फिर अलग अलग स्टडी करने पे क्या होगा कि किसका क्या याद रहेगा, किसका क्या याद नहीं रहेगा। इससे क्या किया हम लोग, एक सरल क्या किए हैं, उसको समझने के लिए एक आवर्त वर्गीकरण किए हैं, जिससे हम लोगों को क्या है, कम मेहनत में हमको उसका पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो बोला जाता है कि आवर्त वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तत्वों का देखो, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता है। एक दुकानदार अगर कोई सामान रखे, मान लो एक ठो साबुन यहाँ रख दे, दूसरा साबुन तीसरा जगह रख दे, अलग अलग जगह जहां तहां रख दे, या दवाई वाला दुकानदार कुछ दवाई यहाँ रख दे, कुछ वहां वहां। अब कोई नया आदमी आया, कोई आदमी आए, अब उससे दवाई मांगेगा, अब वो खोजते फिर रहा है कि कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं। या साबुन ही खोज रहा है, तो वो खोज रहा है कि अब कहाँ। एक ग्राहक को देते देते क्या हो जाएगा, घंटों घंटों लग जाएगा। दुकानदार को तुम अगर कुछ मांगोगे, उसको पता है कि यहाँ है, ऐसे फौरन जाएगा, निकाल के लाके दे देगा। उसको पता है कि कहाँ क्या सामान है। तो सेम इसी तरह से अगर जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, उसका नेचर कैसा है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, वैलेंसी, ये सब आपको पता होना चाहिए। तत्व में क्या धातु है कि अधातु है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि डोनर है, प्राकृतिक अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए तत्व के बारे में। अब इतना का सबका अलग अलग याद करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आवर्त वर्गीकरण करते हैं, यानी उसको हम लोग सजाने का काम करते हैं। चलो देखो, तो क्या बोला है कि तत्व की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो सुनो। समान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पे रखना। अगर हम लोग एक जैसे गुण वाले तत्वों को अगर एक स्थान पे रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक का गुण अगर हम लोगों को पता होगा तो सबका गुण पता हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, नए तत्व के गुणों का अनुमान लगाना। दूसरा क्या है कि नए तत्व के गुणों का क्या करना, अनुमान लगाना। तो देखिए, एक तत्व के गुण के बारे में अगर हम लोगों को पता हो जाता है, तो हम लोगों को क्या है कि अगर कोई नए तत्व है मिला है, तो उनके भी गुण का भी हम लोग पता लगाएंगे कि ये गुण किस तत्व के गुण के साथ मैच खाता है। जिसके साथ मैच खाएगा उस ग्रुप में रख देंगे या उस पीरियड में रख देंगे, जैसा भी होगा। ठीक। रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बनाता है, ये आसान बनाता है, सरल बनाता है। अगर हम लोगों को देखिए, केमिस्ट्री तभी आसान होगा जब तक आप तत्वों के बारे में क्या है, पूरी तरह से जानकारी नहीं रखिएगा। अगर तत्वों के बारे में आपको पूरा जानकारी है, तो तभी आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा क्या, केमिस्ट्री पढ़ना। अगर किसी बच्चे को तत्वों की जानकारी नहीं है, तो उसको केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तत्वों की जानकारी आपको एक तो यहाँ है, इससे ज्यादा आप लोगों को जो जानकारी है वो कहाँ पे दिया जाता है, 9 क्लास में। 9 क्लास में, इसलिए 9 क्लास भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या बोला है, बोला ये है कि सामान्य गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना। ठीक है। नए तत्वों के गुणों का अनुमान लगाना। तीसरा क्या, रासायनिक विज्ञान। ठीक है। रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री को क्या अध्ययन करने में सरल बनाता, कौन, तत्व। क्या, आवर्त वर्गीकरण। यानी कि हम लोगों को जब तक तत्वों के बारे में समझ में नहीं आएगा, तब तक केमिस्ट्री के बारे में सही से समझ में नहीं आएगा। जो लैंग्वेज वाला भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो तो समझ जाएंगे, रिएक्शन सब, केमिकल्स कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सब समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही 10 के बाद 11 12 क्लास में जाएंगे, इस तरह के जितना लैंग्वेज पढ़ते हैं, रिएक्शन कम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ उल्टा हो जाएगा। सब सब्जेक्ट्स में, साइंस में जितना भी है, बायो बायो में भी आपको डीपली
स्टडी करना पड़ेगा। फिजिक्स में तो समझ लिए मैथमेटिकली हो जाएगा पूरा, और केमिस्ट्री भी वैसा ही हो जाएगा, रिएक्शन वाला पूरा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों को यही है कि तत्व का जो आवर्त वर्गीकरण है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में प्रयास किया। तो बोला है कि प्रारंभिक प्रयास यानी पुराने वर्गीकरण, अलग अलग समय में अलग अलग। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, हम लोगों का जो सिलेबस में दिया है उन लोगों के ही बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण करने का कोशिश किया, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हम लोग अपना बुक में जो जो जिन जिन लोगों का नाम है उन लोगों का ही नाम पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला हम लोगों का बुक में जो नाम है वो किनका है, तो डॉबराइनर का है। किनका है, डॉब, ठीक है, डॉबेरेनर या डॉबराइनर जो पढ़ना पड़िए, ठीक है, डॉबेरेनर। और उसने एक नियम दिया था, उसको कहते हैं त्रियक नियम, ठीक है, या त्रियक सिद्धांत। त्रियक मतलब तीन तीन का सिद्धांत, यानी उसने जो सजाया था वो तीन तीन तत्वों को एक जैसा गुण वाला को क्या किया था, सजाया था। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रियक सिद्धांत कहते हैं। तो बोला है देखिए, तीन समान गुणों वाले तत्वों, क्या है, तीन समान गुणों वाले तत्वों के समूह को त्रियक कहा गया है। इसको फिर हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, अगर कहेंगे तो नहीं, पहले इसको भी इतना पढ़ाइए और उसको डिटेल्स में पढ़ा दीजिए। तो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, या पहले इतना सारा चीज को बता के चले जाइए फिर उसको अलग अलग से डिटेल्स में पढ़ाइए। ये दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया, डॉबरेनर का त्रियक सिद्धांत में क्या कहा गया कि तीन समान गुण वाले तत्वों के समूह को त्रियक कहा गया। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मध्य मतलब बीच वाला, ठीक है, मध्य तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान के लगभग क्या है, औसत होता है। जिसमें से लिथियम, सोडियम, पोटासियम दिया है, सभी तत्वों का त्रियक में नहीं रखा जा सकता, ये उनका कमी था। पहले इसका बात सुन लो। लिथियम का द्रव्यमान पता है किसी को, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना है, 7 है। सोडियम का कितना परमाणु द्रव्यमान है, कितना है, 23। और पोटासियम का कितना है, बोलो कितना है, बोलो, यानी कि कितना है, 39। तो बोला है इन्होंने क्या, तीन तीन तत्वों का ग्रुप सजाया और द्रव्यमान का क्या किया है, देखो मध्य का जो परमाणु द्रव्यमान है पहले और तीसरे का औसत है लगभग। तो ये पहला तत्व है और ये तीसरा तत्व है, इन दोनों का औसत निकालो। तो कितना, 39 और 7 कितना, 46। औसत निकालेंगे तो 200 भाग देंगे, क्योंकि दो तत्व का टोटल द्रव्यमान कितना आया, 46। आंसर कितना आया, 23। तो इसका औसत द्रव्यमान बीच वाले का द्रव्यमान के बराबर, ठीक है, इसका औसत द्रव्यमान किसके बराबर हुआ, बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर हुआ। यही बात कहा था। और इन तीनों को एक जगह सजाया, कहा कि ये तीनों का जो गुण है वो लगभग क्या होगा, एक जैसा होगा या एक समान होगा। अगर इसको और डिटेल्स में देखना है तो अभी देख लेते हैं, और काय बाद में देखेंगे। चलिए एक साथ ही पढ़ लेते हैं सब, चलिए ऐसे ही पढ़ लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या पढ़ना था हम लोगों को, क्या है, डॉबरेनर का त्रियक सिद्धांत, यानी कि क्या है, डॉबरेनर क्या ट्रायड्स। तो सुनो परिभाषा क्या है, इसको कैसे कहेंगे, तो सुनो। डॉबरेनर के अनुसार तीन ऐसे तत्वों का समूह जिनके रासायनिक गुण समान हो उन्हें त्रियक कहा गया। डॉबरेनर ने क्या कहा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, उसको शॉर्ट में देख ले रहे हैं, फिर उसको हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं। आज हम लोग क्या करना चाह रहे थे, पहले सबका शॉर्ट देखना चाह रहे थे, मतलब छोटा छोटा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वो चीज़ नहीं करके अब क्या कर रहे हैं, डिटेल्स ही पढ़ लेते हैं और बाद में नहीं पढ़ाएंगे, अब ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान दो, तो डॉबरेनर का त्रियक सिद्धांत क्या कहता है, पहले वो वाला लिखना है तो लिख लेना है, फिर उसके बाद ये लिख लेना है। तो डॉबरेनर का त्रियक सिद्धांत क्या कहता है, देखो डॉबरेनर के अनुसार तीन ऐसे तत्वों का समूह जिनके रासायनिक गुण, कितना तत्वों का समूह बनाया उन्होंने, तीन तत्वों का, पूछेगा कि कितने तत्वों का समूह बनाया, तीन तत्वों का समूह बनाया, ठीक है। और तीन तत्वों का जो समूह बनाया तो उस क्यों बनाया, कैसे बनाया, तो देखिए तीन क्या है, डॉबरेनर के अनुसार तीन ऐसे तत्वों का समूह जिनके रासायनिक क्या, रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा।
ठीक है, रासायनिक गुण समान हो उन्हें क्या कहा गया, त्रियक कहा गया, यानी कि टेट्राड कहा गया। ठीक, इतना तक हो गया। अब आगे देखो इन्होंने और क्या नियम दिया, मुख्य नियम में क्या लिखा है, देखो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ये भी पूछेगा, जैसे अभी डॉबरेनर पढ़ रहे हैं, न्यूलैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद मेंडलीव पढ़ेंगे, तो पूछेगा कि वो लोग जो सजाया है तो किस आधार पे सजाया है। तो देखो, तो क्या कहा गया कि तत्वों को परमाणु किसके, द्रव्यमान के किस बढ़ते क्रम पे रखा गया था। इन लोगों ने जो तत्वों को सजाया था वो किसके आधार पे सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। सिर्फ एक व्यक्ति का लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो परमाणु संख्या के आधार पर सजाएगा, बाद बाकी अभी तक हम लोग जितना पढ़ेंगे सब किसके आधार पर पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो क्या तत्वों को क्या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। आगे देखो, बीच वाले क्या कहा गया कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत है, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके। हम लोग कहाँ देख चुके, एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ देख चुके, जिसमें हम लोगों का क्या था, लिथियम था, सोडियम था, पोटासियम था। ठीक है, लिथियम का 7 और पोटासियम का कितना 39, दोनों का जोड़े तो कितना हुआ 46, औसत निकाले तो कितना 23। 23 किसका था, सोडियम का था। यानी कि पहले और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान का औसत किसके, बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों का गुण एक जैसा होगा। ठीक है, इन तीनों का गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, अभी है और भी ग्रुप सब है, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो क्या बोला गया, बीच वाले तत्व क्या है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसका, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा, औसत होगा। उसके बाद औसत यानी एवरेज के लगभग बराबर होगा। ठीक है, ये एक ही लाइन है, औसत यानी कि एवरेज के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एवरेज यानी औसत के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब आगे कुछ उदाहरण है इसका, जैसे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम का हम लोग देख लिए, यहाँ पॉइंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग लगभग लगभग मानेंगे, लगभग हम लोग कितना माने 7 माने। ठीक है, और इसका कितना माने 39 माने। तो इन लोगों का हम लोग का 46 आया, 2 किए तो 23 आया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे पॉइंट में 6.9, ठीक है, इसका 23 आया, यहाँ पे 30 क्या है 9.0, इसको लगभग औसत करके कितना आया है 22। ठीक है, 22.95 लगभग लगभग कितना 23, यह 23 क्या है सोडियम के लगभग बराबर है, यानी सोडियम का भार जितना है उतना ही आया। इसको इतना लेंदी किया है, उतना नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, इतना ही कर देंगे। ऐसे ही लिथियम का 7 लिख दोगे। ठीक है, सोडियम का 23 होता है, पोटासियम का 39 होता है। ठीक है, पॉइंट वाला हटा करके बाद बाकी हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे करके देख लेंगे। डॉबरेनर ने कौन सा नियम दिया, त्रियक नियम। त्रियक नियम क्या है, तो क्या है, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, एक बात। दूसरी बात ये कहा गया कि 3-3 का ग्रुप बनाया जिसका रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। लेकिन 3-3 गुण में उन्होंने क्या कहा कि पहला तत्व का द्रव्यमान और तीसरा तत्व का द्रव्यमान दोनों का जो औसत है वो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, त्रियक का नियम डॉबरेनर का। तो एक त्रियक कौन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम का। पूछेगा कि निम्नलिखित में से डॉबरेनर का त्रियक कौन है, क्योंकि डॉबरेनर के समय में सारे तत्वों के बारे में हम लोगों को नहीं पता था। उन्होंने जितने तत्वों का त्रियक बनाया था वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से डॉबरेनर का त्रियक कौन है। ठीक है, तो एक हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम वाला। इसी तरह से एक क्या हो गया, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम वाला। जैसे कैल्शियम का लगभग 40, ठीक है, स्ट्रांसियम का 87.6, बेरियम का कितना 137.3। तो अब इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है और जोड़ करके औसत निकालना, औसत मतलब 2 से भाग देना है। तो जोड़ करके औसत निकाला तो कितना 88.7 आया, और स्ट्रांसियम का कितना 87.6, यानी कि लगभग लगभग क्या है, बराबर है, यही लगभग है। ठीक है, यह स्ट्रांसियम के लगभग बराबर है। तो एक त्रियक हम लोग किसका किसका देखे बोलिए तो, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। एक त्रियक किसका है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। बुक में और भी है, देखिए और किसका है, देखिए
यहाँ देख सकते हैं, देखिए लिथियम सोडियम पोटासियम, ये याद रखना है, ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटासियम, ठीक। उसके बाद कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, उसके बाद है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और है, जैसे यहाँ दिया है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, अलग अलग वाला, चलिए देख लिए। तीसरा देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन का देख लीजिए, ब्रोमीन का देख लीजिए और आयोडीन का द्रव्यमान, और ये लगभग लगभग कितना किसके बराबर है, ब्रोमीन का। ये भी देख लिए ना त्रियक, आप लोग निकाल के नहीं, कम से कम आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि त्रियक में कौन कौन त्रियक है उनका, ठीक है। अब लास्ट में इनका जो नियम, इन्होंने त्रियक त्रियक का जो नियम बनाया, इसका क्या निष्कर्ष निकला तो समझिए। इन सभी उदाहरणों से सिद्ध होता है कि, ठीक है, डॉबेरेनर का त्रियक सिद्धांत सही है, क्योंकि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के औसत होता है। इतना तक हम लोग समझ गए। अब देखिए, कोई भी आदमी अगर कुछ काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी या लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशंस कब होता है, जैसे समय के साथ साथ चीजें बदलती है, समय के साथ साथ क्या बहुत सारा चीज क्या हो जाता है, बदलते रहता है, तो उससे क्या हो जाता है, जो पहले वाले ये होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को क्या दिखने लगता है, कमी दिखने लगता है, उसी को कहते हैं सीमा या लिमिटेशन। तो सुनिए, तो इनका जो त्रियक नियम है कहाँ कितना तक लागू होता है, कितना कहाँ तक सही है, तो देखिए सभी तत्वों को त्रियक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ये कमी हो गया। इन्होंने जो त्रियक नियम दिया तो उसमें क्या किया गया, उस समय भी जितने भी तत्व पता थे, उस समय भी जितने भी तत्व पता थे उन सबों को त्रियक नियम में नहीं लाया गया सका, यानी उस समय भी हम लोग त्रियक नियम में तीनों को नहीं ला पाए, मतलब सभी तत्वों को नहीं बैठा पाए त्रियक नियम में। कुछ ही तत्वों को हम लोग त्रियक नियम में क्या है, सेट कर पाए, सभी तत्वों को उस समय जितने ज्ञात थे सभी को हम लोग नहीं कर पाए, तो ये कमी हो गया कि सभी तत्वों को त्रियक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता या जा सका, ठीक। केवल कुछ ही तत्वों पर यह नियम लागू हुआ, ठीक है, ये नियम कितने तत्वों पर, कुछ ही तत्वों पर ही लागू हुआ, यानी सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इस नियम का क्या है, ये लिमिटेशन है, कमी है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को लिखना कैसे है, तो लिखना है सबसे पहले तत्वों का आवत वर्गीकरण, तो उसके बारे में यही है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ तत्वों के बने होते हैं। अब तक 118 तत्व ज्ञात है, इनके गुणों को समझने और अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्वों को एक नियमित क्रम आवर्त वर्गीकरण में रखा गया है, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखो, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, समान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान में रखना, पहला। दूसरा, नए तत्वों के गुणों का अनुमान लगाना। तीसरा, रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाना। यहाँ तक पूरा पहले एक बार लिख लेना है, ठीक है। ये लिख लेने के बाद फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक प्रयास पुराने वर्गीकरण में पहला है क्या है, डॉबेरेनर का तिर्यक। पहला कौन है, डॉबेरेनर का तिर्यक। अगर 2 लाइन में लिखना है तो ये 2 लाइन में, उसी चीज को यहाँ शॉर्ट में दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, देखिए 3 समान गुण, ठीक है, गुणों वाले तत्वों के समूह को त्रियक कहा गया है, और मध्य क्या है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के क्या है, औसत के लगभग बराबर होता है। ये उदाहरण है, ठीक है, ये सीमा है, एक लाइन में बोल दिया गया, सभी तत्वों को त्रियक में नहीं रखा जा सका। ये एकदम कम टाइम में शॉर्ट, मतलब क्या है, मतलब शॉर्ट नोट्स में ये हो जाएगा। अब इस यहाँ तक लिख लेने के बाद फिर कहाँ चले जाना है हम लोगों को, यहाँ से पूरा डिटेल्स वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, डॉबरेनर का एक सिद्धांत, वो तो लिख लिए है, टॉपिक हेडिंग में लिखा हुआ ही होगा। उसके बाद ये लिख लेना है, डॉबरेनर के अनुसार 3 ऐसे तत्वों का समूह, ठीक है, जिनके रासायनिक गुण समान हो उन्हें त्रियक कहा गया, और उनका मुख्य नियम में ये बात कहा गया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया। उसके बाद क्या है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ये लिख लेने के बाद उदाहरण सब यहीं से लिखना शुरू कर सकते हैं, लिथियम सोडियम पोटासियम वाला का, उसके बाद कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम वाला, और उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये लिख लेने के बाद फिर क्या करना है, इनका जो सिद्धांत है उसका क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये लिखा कि इन सभी
उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि डॉबरेनर का त्रियक सिद्धांत सही है, क्योंकि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो क्या है, औसत, अन्य दो का क्या औसत के बराबर है। उनके जो ये है, उनका जो ये है त्रियक नियम है, उसमें क्या सीमाएं है, क्या लिमिटेशन है, तो बोला गया सभी तत्वों को त्रियक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, पहला बात। दूसरा बात है केवल कुछ ही तत्वों पर यह नियम लागू हुआ। ठीक है, ये पहला व्यक्ति का कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को किसका पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को दूसरे व्यक्ति का पढ़ना है। फिर इसको हम लोग शॉर्ट नोट्स में यहाँ देख ले रहे हैं, क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अष्टक का मतलब 8 का नियम, उसका त्रियक नियम था। किसका था त्रियक नियम, 3-3 करके, डॉबरेनर का, यानी उन्होंने 3-3 तत्वों का ग्रुप बनाया था। ठीक है, 3-3 तत्वों को सजाने का कोशिश किया। अब ये दूसरे व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, न्यूलैंड्स। क्या नाम है, न्यूलैंड्स। इन्होंने क्या दिया, अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम का मतलब था 8-8 तत्वों को सजाया, इसी को क्या कहे हम लोग, अष्टक नियम। तो देखिए इन्होंने भी कैसे सजाया, एक बार शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या है रखने पर, एक बात आप लोगों को बोल दी है, सिर्फ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वर्गीकरण में, ठीक है, वो सिर्फ परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। बाद बाकी जितने भी है सब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया। तो इस बात को याद रखिएगा। तो क्या तत्वों को क्या है, क्या है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया है। ठीक, हर 8वां तत्व पहले जैसा गुण दिखाएगा, यानी सजाएंगे 8 तत्व, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 8वां तत्व, जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के गुण के बराबर होगा। जैसे संगीत में है सा रे ग म प द नी सा, फिर आ गया सा, आ गया ना, सा से शुरू किए थे फिर सा आ गया। तो देखो सा रे ग म प द नी, 8वां सा आ गया सा, तो वही चीज है। यानी कि देखिए सा रे ग म प द नी सा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 या 8, यहाँ भी सा 8वां और पहला। तो ये बात बोला गया है कि हर 8वां तत्व पहले जैसा गुण दिखाएगा, यानी ये जो गुण दिखाएगा ये 8वां तत्व भी वही गुण दिखाएगा। ठीक है, तो अष्टक नियम यही है, न्यूलैंड्स ने दिया। तो देखिए इसे संगीत के अष्टक की तुलना की गई है, संगीत में जो सुर है, ठीक है, तो उससे तुलना की गई है। अब आगे सुनिए, इसका कुछ सीमा लिमिटेशन है, केवल हल्के तत्वों पर लागू हुआ यह अष्टक नियम, और नए तत्वों के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया पीरियोडिक टेबल में। नए तत्वों का मतलब है कि उस समय तक जितने तत्वों के बारे में पता था उसके बाद तो और भी तत्वों के बारे में पता चला ना, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बात कहा ही नहीं कि और आगे कोई तत्व मिलेगा। ठीक है, तो उनका ये लिमिटेशन था। तो फिर इसको हम लोग डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्या ऑक्टेव्स, इसको कौन दिया था, तो जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, जॉन न्यूलैंड साहब। ठीक है, अब आगे सुनो, तो इन्होंने क्या कहा, तो देख लो, कहा कि न्यूलैंड्स के अनुसार, सुनो, जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है, इस कारण इसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। यानी उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को सजाया, यानी कि जो जो सबके एक्सपेरिमेंट करके गुण धर्म को देख करके एक एक करके उन्होंने सजाया। मान लीजिए एक एक पहला लिए तत्व सजा दिए, इसके बारे में यहाँ पूरा चीज लिख दिए, दूसरा के बारे में पूरा लिख दिए, तीसरा के बारे में, चौथा के बारे में, पांचवा के बारे में, छठा के बारे में, सातवां के बारे में, आठवां के बारे में। तो उन्होंने जब बाद में पैटर्न देखा कि हर पहला और 8वां का गुण क्या हो रहा है, समान हो रहा है, यानी इसका जो गुण हो रहा है इसका भी वही गुण हो रहा है। तो ये बात बोला गया कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, किसके आधार पर उन्होंने सजाया है, परमाणु द्रव्यमान। तो क्या है, जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण क्या धर्म प्रदर्शित करता है, और इसी कारण इसको हम लोग क्या कह दिए, अष्टक सिद्धांत कह दिए। यहां तक समझ गए, यानी पहला का गुण 8वें के गुण के बराबर सजाया, किस आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर। जब सजाया तो उन्होंने क्या देखा कि पहला का गुण 8वां के गुण के बराबर होता है। ठीक, इसमें और कुछ मुख्य बिंदु देख लो। तो तत्वों का संयोजन परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में किया गया है।
ठीक है, किसके आधार पर किया गया? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक, प्रथम तथा आठवें तत्व के गुणधर्म क्या हो गए? समान हो गए। यह सिद्धांत संगीत के अष्टक यानी सारे ग म प ओ पा था, है ना, पौनी पा धा नी सा, यानी कि ये सा और ये सा वापस आ गया, ये समानता रखता है। ठीक, उसके बाद आगे उदाहरण देखो, क्या लिथियम और सोडियम दोनों क्षार धातुएं, गुण समान है। हम लोग जब अभी ग्रुप में देखेंगे तो क्या है? लिथियम, उसके नीचे क्या है? सोडियम, सब एक ही जैसा गुण दिखाता है। उसके बाद देखो बेरिलियम और मैग्नीज दोनों क्या है? क्षारीय पृथ्वी धातु है, क्या है? गुण समान है। एक बात और याद रखना है, लिथियम और सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर कौन है? 1 है। लिथियम ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से क्षार धातुएं कौन है? क्षार धातुएं कौन है? तो ग्रुप नंबर 1 है। अभी ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के बोलना है। तो कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यानी कि ग्रुप नंबर 1 को क्या कहा जाता है? बोलो। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तो है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। यानी ग्रुप नंबर 1 में जितना भी धातु है, नीचे पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लो, तो उसमें जितना है उस सबको क्या कहते हैं? क्षार धातु। ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्या है? अब दूसरा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 के बाद ग्रुप नंबर 2, उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय पृथ्वी धातुएं। हाँ, क्या है? क्या है? एल्काइन अर्थ मेटल कहते हैं, यानी कि क्या है? क्षारीय पृथ्वी धातुएं। ठीक है, जैसे कौन हो गया? बेरिलियम, मैग्नीज। ठीक है, ये सब, ये दो बात एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो बता दिए। और बाद बाकी तो हम लोग अष्टक नियम में पढ़ रहे थे कि पहला आठवां के क्या होगा? गुण के बराबर होगा। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि हर आठवां तत्व पहले जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लागू होने का सीमा, यानी कि इसका मतलब ये नियम कहां तक, कितना तक लागू होता है? तो देखो, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, पहला बात। ठीक है, कैल्शियम तक ही यह नियम सही पाया गया। यानी जो ये अष्टक नियम है, कहां तक सही पाया गया? कैल्शियम तक। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, यानी 20 तक के तत्वों तक ही ये लागू हो पाया है। कितना तक? 20। उसके आगे जाकर के ये नियम लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, उससे आगे जाकर के ये नियम क्या हुआ है? लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी कि भारी तत्वों पर यह नियम क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, भारी पहुंचते तक क्या हो गया? ये असफल हो गया। अब इसका कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं मतलब यही सब सीमाएं हो जाएगा। तो देखो, नए खोजे गए तत्वों के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया। इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल सजाया, तो पीरियोडिक टेबल में उनके पास जितना तत्वों का ज्ञान था या जानकारी था, उनको उन्होंने सजा दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई नए तत्व आएंगे तो उनके लिए भी छोड़ देते हैं जगह, कि उनको यहाँ सेट हो सकता है अगर कोई तत्व आएगा तो। ठीक है, तो यानी इन्होंने नए खोजे गए तत्वों का स्थान क्या है? नहीं छोड़ा गया। कुछ तत्वों के गुणों में समानता नहीं पाई गई, इन्होंने जो सजाया अष्टक नियम में, तो क्योंकि हम लोग जो सजा रहे थे एक ही जगह रखे वाले, एक ही जगह रखने वाले तत्वों को क्या कर रहे थे कि एक जैसा समान गुण हो, लेकिन क्या कहा गया कि कुछ तत्वों के गुणों में समानता क्या है? समानता नहीं देखी गई या नहीं पाई गई। यह सिद्धांत सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। जितने भी उस समय तक ज्ञात तत्व थे, उस समय भी जितने क्या है ज्ञात तत्व थे, किसी के बारे में भी क्या नहीं हो सका? क्या नहीं हो सका, मतलब कि उस समय तक जितने भी ज्ञात तत्व थे सभी को हम लोग इस नियम के आधार पर नहीं रख सके। हम अभी जितना पढ़ा रहे हैं वो पूछेंगे, आज ही पूछेंगे, और अभी ये पीटेंगे। इसलिए जितना पढ़ा रहे ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठा हो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, और दिमाग में रहना चाहिए। अभी हम दो चीज पढ़ाए। एक क्या पढ़ाए? डॉबे रेनर का त्रियक नियम। तुम बोलो तो खड़ा हो जाओ। खड़ा हो। डॉब रेनर का एक त्रियक नियम बताओ। एक त्रियक का ग्रुप का नाम बताओ, कौन कौन सा एलिमेंट्स था? चलो तुम बोलो।
चलो बैठो, गलत है, बैठो। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो। तुम लोग इधर घसको, उधर कैसे चले जाते हो, इधर घसको, इधर से बोर्ड पे ध्यान दो। तो देखो, इसका कुछ लिमिटेशंस था, इसको भी हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। तो अभी 2 टॉपिक पढ़े हम लोग, तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया हम लोगों का। दोनों टॉपिक को लिख लेना है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ लिए, न्यूलैंड्स का अष्टक पढ़ लिए। ठीक, इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, मेंडलीव की आवर्त नियम। क्या पढ़ना है, मेंडलीव की आवर्त नियम। और इनके बाद हम लोग एक और व्यक्ति का पढ़ेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोस्ले का। उसके बाद ये चैप्टर का जो पीरियोडिक टेबल को सजाने वाला बात है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दो। तो मेंडलीव ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, क्या करने के लिए, पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए। ठीक है, मेंडलीव ने ही क्या किया है, बहुत ज़्यादा रोल निभाया है किसको, पीरियोडिक टेबल को सजाने में। इनका बहुत क्या है, बड़ा योगदान है। तो देखिए, मेंडलीव का आवर्ती नियम सुनो। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्तीय फलन होते हैं। अब यहाँ आवर्तीय फलन दिया है, यानी पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब था एक के बाद क्या है, एक रिदम में समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक गए, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं थी। देखिए, उसके समय में उन्होंने कितना आवर्त बनाया। देखिए, मानिए इस तरह से पीरियोडिक टेबल है, हम ऐसे ही बताते रफ। 8, यानी उनके समय में 8 ग्रुप, यानी 8 समूह और 7 आवर्त। तो ग्रुप मानिए 1 2, उस समय रोमन में था। 1 2 कौन सा था उनका, रोमन में था। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, और पीरियड का मतलब ये इधर से 1 2 3 4 5, मान लीजिए 6, इस तरह से कितना, 7। ठीक है, पहले ये बात समझ लीजिए। इस तरह से इनका कितना ग्रुप था, 8। ये समूह, ये पूरा 1, ये पूरा 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5, ये पूरा 6, यानी इस तरह से। ठीक है, और ये इस तरह से ऐसे होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्त। ठीक है, कई नए तत्वों के लिए इन्होंने स्थान भी छोड़ा था, खाली जगह छोड़ दिया था, कि उन्होंने सोचा कि और भी कुछ तत्व आएंगे जो शायद यहाँ सेट हो सकता है, तो उन्होंने खाली जगह भी छोड़ा था। नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी किया था कि कुछ ऐसे तत्व आएंगे जो इस नेचर के होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ उनको लग रहा है कि इसके बाद ये यहाँ चले जा रहा है, बीच का गुण कुछ जो है वो खाली रह रहा है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे तत्व होंगे जो शायद यहाँ पे आकर के फिट हो सकते हैं। इनका कुछ सीमाएं भी, सीमा मतलब कमी, जैसे हाइड्रोजन की स्थिति का स्पष्ट नहीं होना, वो तो अभी भी स्पष्ट नहीं है। समस्थानिक को यानी आइसोटोप की समस्या है, और कुछ तत्वों को गलत क्रम में सजाया गया, कुछ था, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता ही है, कुछ ना कुछ क्या होगा, कमी होगा ही। ठीक है, तो ये मेंडलीव का है। अब इसको हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है। चलिए, हम लोगों को क्या पढ़ना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी को डिटेल्स में देखना है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी को अब क्या देखना है, हम लोग डिटेल्स में देखना है। तो देखिए, क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देने वाला कौन है, पूरा नाम है क्या है, दिमित्री मेंडलीव। क्या नाम है, दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, तत्वों को उस समय कितने तत्वों का ज्ञात था, 63 तत्वों का ज्ञात था। ठीक है, अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, ये पूछता है, ध्यान रखना सब बच्चा, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में रखा गया। बढ़ते क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजाया गया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज, ये दोनों बात याद रखना है। जैसे ग्रुप और पीरियड पढ़े हम लोग, ग्रुप और पीरियड पढ़े ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्या है, क्षैतिज वाला। जैसे ऊर्ध्वाधर, ये सब ऊर्ध्वाधर है,
और ऐसे वाला क्षैतिज है। ये बात याद रखना। और ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा हुआ है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं और क्षैतिज को क्या कहते हैं, ये बात याद रखना है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं हम लोग, समूह, और क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। समूह को इंग्लिश में ग्रुप और आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और कुल कितने, 8 समूह और क्या है, 60 आवर्त बनाए गए। ठीक है, कितना, 8 समूह और 7 आवर्त बनाए गए। ये तो हम लोग पढ़ भी लिए। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ डिटेल्स में देख रहे हैं। अब और आगे बढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है, तो सुनो। तत्वों को क्या है, गुणधर्म, उनके परमाणु किसके आधार पर सजाया है, परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन में सजाया। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, तो देखो रिक्त स्थान क्या है, छोड़े गए, ये अच्छा काम है उनका। ठीक है, यानी मेंडलीव ने कुछ स्थान खाली छोड़े जिस क्या है, जिनमें बाद में नए तत्वों क्या है, नए तत्व खोजे गए। ठीक है, दूसरा काम क्या किया इन्होंने, नए तत्वों के क्या गुणों की भविष्यवाणी की, जैसे एक क्या एल्यूमिनियम, एक क्या सिलिकॉन आदि, इस तरह से। उसके बाद आगे सुनो, निष्क्रिय यानी कि नोबल गैसों के लिए खाली जगह छोड़ना, यानी इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं बाद में हीलियम, नियॉन। ठीक है, उसके बाद क्या आर्गन आदि का अलग समूह में रखा गया है। ठीक है, इसको एक ने एक का था, एक का। ठीक है, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, और इसका नाम बाद में फिर, ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये बाद में फिर अलग तत्व हो गया। ठीक है, उसका सुनो, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं हैं, ये सब पूछता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं बताइए ज्यादातर। तो दोष क्या था, कमी क्या था, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं। हाइड्रोजन के क्या गुण समूह 1, देखो हाइड्रोजन को क्या ग्रुप 1 या ग्रुप 7 दोनों में ही गुण दोनों का उसका मिलता है। यानी ग्रुप 1 में रखेगा वहां पे भी उसका गुण मिल जाता है, और ग्रुप 7 में भी रख रहा है उसका, वहां पे भी गुण मिल जा रहा है। तो यही है कि आप हाइड्रोजन का निश्चित स्थान कहाँ फिक्स करें, एक में करें कि 7 में करें। तो ये बात है, हाइड्रोजन के गुण समूह 1 तथा समूह 7 दोनों से मिलते हैं, अब उसका जगह कहाँ फिक्स करेंगे वो, इसलिए इसका निश्चित स्थान तय नहीं किया जा सका। ठीक है, यह मेंडलीव क्या है, सारणी की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है कि हाइड्रोजन का उन्होंने सही स्थान नहीं बताया। ठीक, दूसरा समस्थानिक, हम लोग पढ़ चुके हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है, यानी समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण एक समान होता है। ये तो समस्थानिक का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, मेंडलीव सारणी में इनके लिए कोई अलग स्थान नहीं रखा गया था समस्थानिकों के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा कमी माना जाता है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान का क्रम हमेशा सही नहीं था। कुछ स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से सही क्या है, नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। ठीक, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि क्या कठिन हो जाता है कि दोनों तत्वों के बीच कितने तत्व हो सकते हैं, विशेषकर क्या हो जाएगा, विशेषकर क्या भारी तत्वों के मामले में क्या हो जाता है, आइडिया ही नहीं लगता। देखो भारी तत्वों में क्या हो जाता है, इसका द्रव्यमान और उसका द्रव्यमान में बहुत अंतर हो जाता है, एक तत्व के बाद जो दूसरा तत्व होता है, तो इस बात का आइडिया ही नहीं लगा जाता है कि इसके बीच में भी और कोई तत्व आएंगे और कितने तत्व आएंगे। शुरुआत में तो क्या है, द्रव्यमान कम कम है, कम कम अंतर है, कम कम अंतर में आपको इतना आइडिया हो सकता है वो इसमें 1-2 तत्व आ सकता है अगर आएगा तो। लेकिन जहाँ पे भारी तत्वों में क्या हो जाता है, द्रव्यमान में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आइडिया ही नहीं लगता है या लग पाता है कि बीच में कितना तत्व लगेगा या आएगा। ठीक है, तो वो 3 कमी है। ठीक, उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां, वही कमी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रमुख विसंगतियां यही है कि हाइड्रोजन, वही सब है ये बात, इसी को क्या किया गया, शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, समस्थानिक या नोबेल गैसों के लिए क्या है, प्रारंभ में स्थान नहीं छोड़ना, और कुछ तत्वों का क्या है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सही नहीं बैठना। उसी बात को यहाँ पे शॉर्ट में 3 लाइन में बता दिया गया और डिटेल्स में वहां बता दिया। 5 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से लिखना है, और 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद हो गया। उसका देखिए उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है, ये अलग क्वेश्चन है, एक समझ लीजिए। ठीक है, ये पूछता है, इसको अभी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक लिख भी लेना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं, फिर कल देखेंगे।